अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और मज़े में रहना चाहिए क्योंकि मज़े में रहना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, जितनी भी कोई प्रॉब्लम हो, जितना भी कोई स्ट्रेस हो ना, आपको उसको दूर भगा के मज़े में रहना चाहिए और उसके लिए सबसे पहले आपको सिग्नल भेजना होता है अपने दिल और दिमाग को कि सब कुछ ठीक है। और ये एक टेक्निक भी है। जैसे ही आप स्ट्रेस में आते हैं ना, तो आपको ये कहना चाहिए, अपने आप से कहना चाहिए कि नहीं, जो हो गया सो हो गया, डैमेज हैज़ बीन डन नाउ। अब क्या करना है? अब अपने आप को रिलैक्स करना है ताकि उस मुसीबत से निकलें। जैसे कि घर में अचानक से आपको पता लगता है कि जी प्रेशर कुकर जो है वो फट गया है, अब क्या करें? अब क्या होता है, शोर शराबा होता है, उसमें ज़्यादा नुकसान होता है और कभी कभी इस चक्कर में ख़वातीन जो हैं वो ज़ख्मी भी हो जाती हैं अगर वो उसके करीब हों। तो भाई, अगर कभी आप ऐसी सूरत हाल देखें कि आपके घर में किचन में कोई ऐसा वाक़या हो गया है कि कोई ज़ख्मी हो गया है, किसी के साथ कोई हादसा हो गया है, आप किसी और कमरे में हैं या कोई और ख़ातून किचन में है, तो शोर मचाने के बजाय, पैनिक में आने के बजाय, उस वाक़ये के बाद फ़ौरन से उस खातून को, उस बंदे को, उस शख्स को वहाँ से निकालें, बचाएं और उसके बाद फिर जो कुछ भी आप सोचते हैं वो आप सोच सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को मुसीबत से निकालना ज़रूरी है, फिर दूसरों को मुसीबत से निकालना ज़रूरी है। जिस तरह से ख़वातीन के साथ आए रोज़ वाक़यात होते हैं, कभी दुश्मनी में, कभी किसी और चीज़ में तेज़ाब फेंक दिया एंड ऑल दैट। वैसे तो खुदा ना खास्ता किसी के साथ अल्लाह ना करे ऐसा वाक़या हो, लेकिन अगर आपके सामने कभी कोई ऐसा वाक़या हो रहा हो तो आपने ऐसी सूरत हाल में, अगर कोई किसी पे अल्लाह ना करे एसिड फेंक दे या कोई बदला, कोई रिवेंज की सूरत हाल हो, तो आपने उस सूरत में 30 से 40 मिनट तक ना पानी डालते रहना है। पानी डालते रहना, ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि वो जो उसकी जो तेज़ाबियत होती है, वो जो उसके जो केमिकल्स होते हैं, उसको निकालने के लिए, और फिर उसके बाद आपने लेके जाना है। इसी तरह आज हम आपको बताएंगे कि अचानक दिल का दौरा पड़ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। हमारे सेगमेंट में डॉक्टर मौजूद होंगे। मौसम का हाल जानते हैं, और मौसम जो है भाई शदीद गर्मी है, गर्मी बहुत शदीद है और कल भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हब्स है। तो आज शरकायत का जो मौसम है वो गर्मी की लपेट में रहेगा। इसके अलावा तेज़ धूप के साथ जो है वो मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा जी, एक और खबर आपके साथ में शेयर करते हैं और ये खबर है जी शहर से तजावुज़ात का खात्मा। अच्छा, इसके खात्मे के लिए अब जो बल्दिया उज़्मा कराची है वो इन एक्शन है। वैसे तो ये खबर हम आपके साथ में बहुत बार शेयर करते हैं, बहुत बार बताते हैं कि जी बल्दिया उज़्मा कराची बहुत एक्टिव है, इन एक्शन है, लेकिन फिर उसके बाद ऐसे दोबारा जो है ये ठेले पतारे आ जाते हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो आपके साथ में शेयर करते हैं कि महकमा एनक्रोचमेंट की जानिब से नाज़िमाबाद में सड़क और फुटपाथ से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया है। दैट्स ग्रेट। दुकानों के गैर कानूनी ठेले मिसमार किए गए, फुटपाथों से तजावुज़ात का खात्मा किया गया। अच्छा जी, टेबल, काउंटर और दीगर सामान जब्त करके सड़क को जो है वो क्लियर करा दिया गया है, जबकि तजावुज़ात के खात्मे के लिए शहर में नाइट ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। तो ये हो गई जी एक खबर। अच्छा, एक और खबर मैं शेयर करती हूँ और ये स्टूडेंट्स के हवाले से है और ये बड़ी अहम खबर है। आपने एडमिशन लेना है, मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की। एडमिशन लेना है तो दाखिले ऑनलाइन ही होंगे, ये आपने जहन में रखना है। अब खबर कुछ इस तरह से है कि कॉलेजेस में दाखिला सिर्फ ऑनलाइन ही मिल सकेगा। महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध की जानिब से ऑनलाइन दाखिले जो हैं वो जारी हैं। अच्छा जी, अब जो दरखास्तों की वसूली है उसका सिलसिला जारी है। जो पोर्टल है उनका ऑनलाइन, उसके ऊपर आप ये दरखास्तें जो है वो जमा करा सकते हैं और ये जो दरखास्तें हैं वहाँ पर मौसूल भी हो चुकी हैं। अब तक 38,800 से ज़ायद दरखास्तें वहाँ मौसूल हो चुकी हैं। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, जर्नल साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ग्रुप में दाखिलों के लिए दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। तलबा और तालबात की जानिब से मुख्तलिफ तालीमी ग्रुप्स में दाखिले के लिए दिलचस्पी का भी इजहार किया जा रहा है। अच्छा जी, कराची रीजन से सबसे ज़्यादा 30,200 से ज़ायद दरखास्तें जो हैं वो मौसूल हुई हैं और दरखास्तें जमा करवाने की जो आखिरी तारीख है वो है जी 14 जुलाई। तो आपने 14 जुलाई से पहले पहले अपने एडमिशन को कंपाइल कर लेना है, अपना एडमिशन जो है वो ले लेना है, ये इसकी डेडलाइन है। अच्छा जी, अब रेड जोन में भी डकैती की वारदात हुई है ना अजीब सी बात कि मतलब रेड जोन है वहाँ पर भी डकैती की वारदात हो गई। जी हाँ, ये खबर है कि जी मोबाइल मार्केट में 40 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के 55 मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो लूट कर मुलजिमान फ़रार हो गए। मतलब समझ नहीं आता कि इस शहर में क्या हालात हैं। मुसल्लम मुलजिमान 2 कार्टन और 1 बैग छीनकर फरार हुए। वारदात में 5 मुलजिमान मुलव्विस थे जो 3 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। अच्छा, ये जो सदर कमीडा है मिनाज गुलफाम साहब, उनकी जानिब से इस वारदात की जो है वो शदीद मजम्मत की गई है और जमजम कम्युनिकेशन का जो लूटा गया माल है उसको फौरी बरामद करने का मुतालबा किया गया है, जबकि एडिशनल IG कराची की जानिब से वारदात का नोटिस ले लिया गया है। अच्छा, उनकी फौरी गिरफ्तारी का जो है वो भी कहा गया है। इस वाक़े के हवाले से मज़ीद भी जो है वो आपको बताएंगे, डिटेल बताएंगे क्या कुछ हुआ। हो सकता है मिनाज गुलफाम साहब को ही हम शो में इन्वाइट करें और उनसे पूछें कि जी क्या कुछ हुआ और कैसे इतनी बड़ी वारदात हो गई। अभी जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी से मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो अब हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जिसके ऊपर बात तो बहुत होती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता लोगों को। लोग मुख्तलिफ़ तरीके आजमा रहे होते हैं लेकिन उनके जो दांतों की सेहत है वैसे की वैसे ही होती है, प्रॉब्लम्स उनके वैसे के वैसे ही होते हैं। अब वो चीज़ें सही से फॉलो नहीं करते या उनको अवेयरनेस नहीं होती। इस बारे में हम बात करेंगे। मैं बात कर रही हूँ दांतों की सेहत के हवाले से। छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनको ब्रशिंग नहीं आती। अब ये पेरेंट्स को चाहिए कि वो ब्रशिंग कराने की टेक्निक सीखें ताकि उनके बच्चे भी ब्रश कर सकें। इसके अलावा माइनर केसेस से लेकर अगर हम मेजर केसेस के हवाले से बात करें कि जिसमें दांतों के ऐसे अमराज भी होते हैं जो सीवियर हो जाते हैं। और ये सीवियरिटी कब होती है? मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन हो जाना, ख़वातीन जब कुछ ठंडा गर्म खाती हैं तो दांतों में ठंडा गर्म लगना, और फिर इस हवाले से बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनके हवाले से लोग परेशान रहते हैं। तो आज इन सारी बातों के हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सहर खान ने, जो कि एस्थेटिक स्पेशलिस्ट भी हैं और डेंटिस्ट भी हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अच्छा सहर, मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सहर, ये बताइए कि हम दांतों की सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं। इसमें हम सिविरिटी पे तो बाद में जाएंगे लेकिन पहले हम बेसिक्स ही जो है वो आपसे पूछते हैं। ब्रश कैसे करना चाहिए और उसकी सही टेक्निक क्या है कि दांत आपके जो हैं वो सफ़ेद रहें, स्पार्कल रहें, मतलब चमकते रहें? जी, देखिए मैम, देखिए जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्रशिंग एक टेक्निक है। जिस तरह आप कोई चीज़ लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, ए के लिए आपका हाथ ऊपर जाता है, नीचे आता है, बी के लिए कर्व घूमता है। इसी तरह आपके तमाम दांत भी अलग अलग अंदाज से हैं। तो हर दांत को एक ही अंदाज से ब्रश करना इज टोटली रॉन्ग। देखिए, सबका शेप अलग। तो सामने के दांतों को हमेशा ऊपर से नीचे तक, और साइड के दांतों को हमेशा गोलाई के अंदर ब्रशिंग अगर की जाए, ठीक है, ऊपर से नीचे और गोलाई की मूवमेंट्स, राउंडेड मूवमेंट्स, तो ये आपकी ब्रशिंग जो है ये प्रॉपर ब्रशिंग। साथ साथ मैं हमेशा कहूँगी कि वो तमाम एरियाज जहाँ पे आपका टूथब्रश रीच नहीं कर सकता या पहुँच नहीं सकता, उनके लिए माउथ वॉश और फ्लॉस बेइंतहा ज़रूरी है। कि बैक्टीरिया हमेशा उन्हीं हिडन पॉइंट्स के अंदर होता है जहाँ पे हमारा ब्रश नहीं जाता। एंड दिस इज हाउ केरीज स्टार्ट। सही। अच्छा, अब आपने बता दिया कि ब्रशिंग जो है उसका तरीक़ाकार कितना मुख्तलिफ है और किस तरह से ब्रशिंग करनी चाहिए। ये बताइए कि कुछ लोग जो है वो जो जिस ब्रश का इंतखाब करते हैं वो उनको सूट नहीं करता, तो लोगों को अपने माउथ की सेंसिटिविटी को देखते हुए किस तरह के ब्रशेस जो है वो यूज़ करने चाहिए? क्योंकि समटाइम्स लोग ब्रश ठीक कर रहे हैं, जो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका जो माउथ है या उनकी जो मुंह की जो सेंसिटिविटी है, हसासियत है, वो इतनी ज़्यादा है कि वो ब्रश सूट नहीं करता। तो कैसे पता चले कि कौन सा ब्रश करना चाहिए, कौन सा ब्रश लेना चाहिए, किसका माउथ जो है वो कितना सेंसिटिव है, किसको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि अक्सर लोग जो है वो कहते हैं कि जी हमारा जो साइड वाला जो गम है वो शायद छिल गया है ब्रश करने की वजह से, ब्रश हार्ड था। तो किस तरह से ब्रश यूज़ करना चाहिए? देखिए, ब्रशिंग जो है वो तमाम लोगों की एक ही तरीके से होनी चाहिए। हाँ। अलबत्ता एज डिपेंड करता है। अगर आप छोटे बच्चे हैं सॉफ्ट यूज होने चाहिए, या अगर आपके दांतों में ब्रेसेस हैं तो भी सॉफ्ट ब्रिसल्स यूज होंगे। लेकिन जो एज में मतलब एडल्ट्स हैं उनके अंदर सॉफ्ट मीडियम ब्रिसल्स या मीडियम टू हार्ड ब्रिसल्स को हम प्रेफर करते हैं। उसका रीजन जो आप ब्लीडिंग का कह रही हैं मैम, देयर इज अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो। हाँ, मैं यही पूछ रही हूँ कि जो मसूड़े छिल जाते हैं, जख्म हो जाते हैं मसूड़ों में, ये किस वजह से हो जाते हैं? दरअसल मैम, हमारे दांतों के ऊपर एक प्लाक एक चीज खिलाती है व्हिच इज अ काइंड ऑफ अ बैक्टीरियल फिल्म। अगर हम प्रॉपर्ली ब्रशिंग नहीं करते तो उस प्लाक फिल्म के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है। जब भी हम कोई शुगरी डाइट खाते हैं, ये बैक्टीरिया उस शुगरी डाइट से मिलके एक ऐसा एसिड रिलीज करता है जो आपके दांतों को हमेशा चौकी वाइट यानी कीड़ा लगना कहते हैं, डिस्ट्रॉय करता है। इसी तरह जो एसिड आपके दांतों पर आ रहा है वही एसिड आपके गम्स के ऊपर भी है। तो गम्स के ऊपर अगर बैक्टीरिया इज वर्किंग हार्डली, तो वो आपका रिजल्ट करता है ब्लीडिंग किया, ठीक है, यानी स्वोलन गम्स होंगे, स्पंजी गम्स होंगे। अगर आप प्लाक को प्रॉपर्ली रिमूव नहीं करते माउथ वॉश और ब्रश के थ्रू, तो भी अगेन इट्स द सेम थिंग कि वो प्लाक का जो बैक्टीरिया है वो इफेक्ट करता है गम्स। ठीक है, अगर यही प्लाक हार्ड हो जाए। जी हाँ, जी जी। अच्छा, अगर ये मसूड़े छिल जाएं, ज़ख्मी हो जाएं और इस तरह से उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, उसका हल क्या है?
देखिए, सबसे पहले ब्रशिंग एंड माउथ वॉश इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ओके। दूसरी इम्पोर्टेंट होती है कि अगर ये कैलकुलस का फॉर्म तैयार कर गया है, यानी हार्डन हो गया है आपका प्लाक, जो पत्थर की तरह होता है, देन इट इज द टाइम टू यू हैव टू विजिट अ डेंटिस्ट। जब तक वो कैलकुलस रिमूव नहीं होगा स्केलिंग के थ्रू, ठीक है, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, तब तक वो बैक्टीरिया आपके मुंह में रहेगा और कहीं ना कहीं ये ब्लीडिंग आपको करवाता रहेगा, क्योंकि सोर्स नहीं खत्म करेंगे तो किसी भी किस्म का इलाज आपका ठीक नहीं हो सकता। सही, बिल्कुल। Secondly, most for fluoride is something, I think it's a miracle or magical thing. फ्लोराइड आपके दांतों को और आपके माउथ की हेल्थ को इतने अच्छी तरह से मेंटेन करता है कि जो भी एसिड अटैक अगर बैक्टीरिया से आपका होता भी है तो कहीं ना कहीं द फ्लोराइड प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट्स जो डिकम्पोज होने से दांत को बचा। तो एडिंग फ्लोराइड टू योर डाइट or gums by brushing or fluoridated water, adding vitamin C to your gums, adding vitamin D for calcium for your teeth. It's a combination of 3-4 things जो आपके डाइट में लाजमी होना चाहिए for me. हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक भाई। आज बात करते हैं हम स्पोर्ट्स के ऊपर, और स्पोर्ट्स में आज क्या होने जा रहा है। सबकी नज़रें हैं 11 जून पे। जी हाँ, ये तो होना ही था क्योंकि फुटबॉल के ये जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं आज से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी जो है उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। 48 टीम्स हैं, 104 मैचेस हैं, 16 सिटीज़ हैं, और इसमें आज जो स्टार्ट हो रहा है वो मैक्सिको सिटी के जो है वो स्टेडियो एस्टिका से हो रहा है। जी हाँ, तो बच्चे जो हैं वो बहुत इस वक्त एक्साइटेड हैं। जो लोग फुटबॉल बहुत शौक से देखते हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं। मेसी के इतने सारे फैंस हैं, रोनाल्डो, नेमार। अब बस ऐसी सिचुएशन है कि आज से आप देखेंगे कि हर शख्स एक्साइटेड नज़र आता है। मगर इस सारी सूरत हाल में लोग कभी कभी मुझसे पूछते हैं पाकिस्तानी टीम तो नहीं खेल रही है, फिर भी इतनी एक्साइटमेंट। जी हाँ, पाकिस्तान में भी फ़ुटबॉल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। फ़ुटबॉल के दीवाने मौजूद हैं और लोग इस हवाले से जो फेवरेट प्लेयर्स हैं ना उनकी शर्ट्स भी ले रहे होते हैं। तो क्या कुछ होने वाला है इस इवेंट पे, पाकिस्तान में जो है फ़ुटबॉल के लिए क्या कुछ हो रहा है, हम अपने लेवल पर जो है कब अपनी टीम्स बनाएंगे, बच्चों को कैसे पॉलिश किया जाए, और ये जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है इसमें क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं सादिया शेख, जो कि फाउंडर हैं दिया वुमेन फुटबॉल क्लब की। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई एम फाइन, गुड टू सी यू हियर फाइनली। फाइनली बिल्कुल, वरना वी वर ऑन जूम लास्ट टाइम। अच्छा जी, सादिया ये बताएं, फुटबॉल वर्ल्ड कप such a big event, massive event, यानी ग्लोबल इवेंट। बिल्कुल, 32 टीम से 48 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। आप देखें कितना फर्क, 10 से ऊपर और टीमें आ गई हैं। यस, बिल्कुल। और इसके अलावा जो बेसिक चीज़ इनमें है कि नॉट ओनली 2 टीम्स फ्रॉम एवरी ग्रुप विल टेक अ चांस, बट टॉप 3 टीम्स जो आएंगी वो भी वाइल्ड कार्ड लेके आगे जाएंगी। वो भी वाइल्ड कार्ड लेके आगे जाएंगे। तब यू नो एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो है वो बिल्कुल बच्चों ने डाउनलोड कर लिया फोन्स पे, जो फोन्स पे देखेंगे अपना आराम से कि कोई डिस्टर्ब ना करे। और आप यकीन करें, आप देख रही होंगी कि लियारी में, मलीर में तो झंडे भी लग गए हैं, टी शर्ट्स भी निकल आई हैं। मैंने भी एक टी शर्ट वैसे जो है वो एक टी शर्ट मैंने भी ऑर्डर की है। तो आपने टी शर्ट ऑर्डर की? जी, मैं तो हमेशा से अर्जेंटीना फैन हूँ। सो यू Argentina is the best. You support Argentina. I support in men's football. I support Argentina. Okay. Female football. I support USA. अच्छा, बहुत अच्छी टीम है बहुत उनकी, अच्छा खेल रही हैं। हाँ। बहुत अच्छी टीम है। They've been winning लास्ट वर्ल्ड कप है, लास्ट वर्ल्ड कप भी। प्लेयर्स उनके पास जैसे कहते हैं ना गढ़ हो गया उनका। ग्रास रूट लेवल पे जितना यूएसए पे विमेन फुटबॉल है इतना मेल फुटबॉल भी नहीं है। अच्छा, अब इस दफ़ा जो है वो मेक्सिको में ये इवेंट जो है स्टार्ट होने जा रहा है, और बात यही है कि अब जिस तरीके से मेक्सिको और कनाडा मिलकर इसको होस्ट कर रहे हैं, एक्साइटमेंट का यूएसए, हाँ मेक्सिको यूएसए, हाँ बिल्कुल, मेक्सिको कनाडा एंड यूएसए ऑल्सो, बिल्कुल, तो इसको होस्ट कर रहे हैं, तो एक्साइटमेंट का लेवल हाई है। अब इस इवेंट में क्या होने जा रहा है, मैसिव इवेंट है,
इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस की है, नई टेक्नोलॉजी जो है वो भी इन्होंने यूज़ की है, ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाए इन्होंने, सेंसर्स भी बहुत सारे लगाए, और मतलब जो क्राउड है उसको मुनज़्ज़म करने के लिए भी बहुत ठीक ठाक इन्होंने सिक्योरिटी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस हवाले से बताएं मज़ीद क्या होने जा रहा है वहाँ इतने रूल्स को सख्त कर दिया है कि विद इन 10 सेकेंड्स अगर प्लेयर सब्स्टिट्यूट जो बाहर आएगा नहीं आया तो 1 मिनट तक आपका प्लेयर जो है खड़ा रहेगा। अच्छा 10 प्लेयर से आप खेलेंगे। कोई प्लेयर यूं कर रहा है, अगर अपने माउथ के ऊपर हाथ रख रहा है, ही गेट्स अ रेड कार्ड। बॉल के अंदर ऐसे सेंसर लगा दिया है, हाँ जो बॉल जिनसे खेलेंगे ऐसा सेंसर है कि वो आपको बड़ी हेल्प करेगा। कॉर्नर्स पे वार आपका हो गया है, फैसला कुन मराहिल के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। उसमें ये होता है ना कि किसी के साथ नाइंसाफी हो गई तो वो ट्रैक कर सकेंगे बॉल के थ्रू। और फ्री किक्स पे यूजुअली ऐसा हो जाता है कि बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इन्होंने इस दफा विद इन आपने 10 सेकंड्स 3 सेकंड्स आपने फ्री किक लेनी है। ठीक, गोल कीपर्स के ऊपर जैसे लास्ट टाइम हुआ था, अगर आपने देखा था अर्जेंटीना के गोल कीपर जो थे वो काफी डांस वगैरह कर रहे थे व्हिच वाज कंफ्यूज करने के लिए फ्रांस को। ये सब चीजें इस दफा इन लोगों ने खत्म कर दी हैं। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सही, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स कर दिए इन्होंने। मतलब यानी प्लेयर्स के लिए भी, प्लेयर्स को भी ये मैसेज दिया है कि आपने खेलना है तो बिल्कुल तरीके से रूल्स फॉलो करके तरीके से खेलना है। नोबडी इज अबव द अदर। हाँ, किसी किस्म का ग्राउंड में मतलब के अंदर आपने कोई ऐसी चीज़ें नहीं करनी कि आप कंफ्यूज करना चाह रहे हैं किसी को तो आप कोई दूसरी हरकतें करें एंड ऑल दैट। तो अब ये इतना मैसिव इवेंट है, आज से अब जाहिर सी बात है इसका आगाज़ हो गया है और दुनिया भर की नज़रें जो है इस इवेंट पर होती हैं। और जब ये मैच चल रहे होते हैं, ये मैचेस चल रहे होते हैं और जो लोगों की फेवरेट टीम्स खेल रही होती हैं तो उस वक्त एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई होता है। पाकिस्तान में भी एक्साइटमेंट बहुत हाई है। बच्चे स्पेशली बिल्कुल शर्ट्स ऑर्डर कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, अपनी फेवरेट टीम्स के हवाले से जो है वो ये सोच रहे हैं किस तरीके से जो है उनकी फेवरेट टीम दूसरी जो टीम है उसको हराएगी। मेसी, रोनाल्डो, नेमार, इन सब के चर्चे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि इतना पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का क्रेज़ है, उसके बावजूद भी जब हमारी टीम नहीं है, लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि बच्चों के लिए यहाँ पर और क्या क्या फ़ुटबॉल से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए? जैसे क्लब्स हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वो जाके फ़ुटबॉल खेलते हैं। तो इस एक्साइटमेंट के लेवल को हाई रखने के लिए और बच्चों के इस मोराल को हाई रखने के लिए, या जो लोग फ़ुटबॉल पसंद करते हैं उनके लिए फ़ुटबॉल को सपोर्ट करना पाकिस्तान में कितना ज़रूरी है? देखिए जी, मैं एक आपको बात बताऊँ, कुछ साल पहले इट वॉज़ लियारी, हाँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा, आज भी बहुत ज़्यादा, और लियारी डेफिनेटली आर मेंटोर्स। उनको देखा देखी फुटबॉल दूसरे इलाकों में भी फैल गया है। सही, आप यकीन करें, अभी मेरा टूर था सखरदू और गिलगित में। अच्छा, मैंने ऐसे बच्चे और बच्चियों का देखा है टैलेंट कि आई वाज शॉक्ड। ओके, देखिए, हमें जो ज़रूरत है ना इस वक्त ग्रास रूट लेवल को बनाने की। हमारे यहाँ बच्चा स्टार्ट करता है 6 साल की उम्र से, हाँ, या 8 साल, और लड़कियां तो उससे लेट। हाँ, हमें जैसे ही बच्चा में एक बच्चा आता है, जैसे मेरी एकेडमी में उनकी बहन आती हैं, मगर एट द एज ऑफ 1.5 वो बच्चे की दोनों टांगे राइट और लेफ्ट चलती हैं। ही कैन नॉट स्पीक, मगर ही अंडरस्टैंड्स फुटबॉल कि उसका भाई फुटबॉल खेलता है, उसकी बहन खेलती हैं, कज़न बहन खेलती हैं, सो ही हैज़ अ माइंड ऑफ इट। उनकी मैंने पेरेंट को बोला आप फ़ौरन इसे कहीं भी आप एडमिशन दिलाए। सही, उन्होंने कहा ये तो बोलता भी है नहीं। मैंने कहा ये ना बोले, इसकी टांगे बोल रही हैं। ओके, इसकी टांगे बोल रही हैं लेफ्ट एंड राइट। हाँ, अगर हम एक बच्चा या बच्ची जो 1.5 साल से हैं, दे अंडरस्टैंड, अगर हम इन्हें 20-30 मिनट्स भी फुटबॉल में ट्रेनिंग कर लें तो ये बच्चे, आप यकीन करें, 110% मुकाबला करेंगे हमारे पास। मुकाबला करेंगे। डायमंड जुबली कप कल माशाल्लाह हमने पाकिस्तान ने उठाया। शेख दोस्त है, ही इज़ फ्रॉम बलूचिस्तान। बड़ा ज़बरदस्त उस बच्चे ने बाइसाइकिल किक किया था। अच्छा, वन ऑफ द प्लेयर्स जिसने फर्स्ट गोल किया। राइट, तो हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, उस टैलेंट पे बिलीव करने की कमी है।
Talent पे जब believe आपके करने के, yes. टॉप कोचेस जो हाँ. आज आपकी टीम्स के साथ हैं, सॉरी मैं आई विल नॉट टेक द नेम्स, कह रहे हैं कि हमारे पास तो टैलेंट है ही नहीं, जब भी हम बाहर से प्लेयर्स लेते हैं। तो आप एक बात बताएं, फिर जब आपको आपके मेंटोर्स ही आप पे यकीन नहीं मान रहे, यू वोंट बी एबल टू गो अहेड इन राइट। और क्योंकि जब हमारे पास इतना टैलेंट है, हमारे पास इस तरह के ग्राउंड्स हैं, हमारे पास लोग हैं सिखाने वाले, फिर भी उसके बावजूद भी जब हम देखते हैं अपने आप को एक स्टेप बैक, तो थोड़ा सा अफसोस होता है। चलिए जी, बात करते हैं इवेंट के हवाले से। व्हाट्स योर फेवरेट टीम इन वर्ल्ड कप? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। I am supporting Argentina and Messi for a very long time. Yes. The reason is that अभी तक मुझे वो एक टीम लगी है जो नॉन सेल्फिश खेलती है, they play for the country. हाँ, अपने बाय लिए नहीं। हार्ट, मतलब इसको अपने कहते लिए हैं नहीं। दिल से खेलना। हाँ, अपने लिए नहीं। हाँ। अगर वो सोच भी देख भी रहे होते हैं कि गोल किसी और को मिल रहा है, हाँ, ना उनका कोई प्लेयर शाउट करता है गिव मी द बॉल, गिव मी द बॉल, और सेकेंडली सब ऐसे जहाँ प्ले मेकर बनना होता है सब प्ले मेकर बन जाते हैं, मिडफील्डर बनना होता है मिडफील्डर, दे प्ले एज अ प्रॉपर होम टीम, होम टीम, यस। यू नो। और उनकी जो टेक्निकल बात बताऊं, दे प्रैक्टिस विद द बॉल, और अपनी स्टेमिना को भी वो बड़ा फोकस करते हैं। वेरिस मैंने जैसे देखी एक दो टीमों को और भी रीड किया, जैसे ये आपकी फ्रांस की टीम है, दे आर वर्किंग मोर ऑन देयर स्टेमिना बिफोर द वर्ल्ड कप रादर देन द टेक्निकल। अब जब मैंने रीड किया अर्जेंटीना टीम को, अर्जेंटीना टीम की जो टीम थी, हाँ. उन्होंने जो अपना स्केड्यूल बनाया हुआ था वो इट वाज बॉल फीलिंग, ओके, स्टेमिना, राइट, स्ट्रेंथ, राइट, तो एवरीथिंग इज स्टेप हाँ. बाय स्टेप। हाँ, सिम्पसन्स ने तो आपको पता है प्रेडिक्ट कर दिया कि इस दफा को जो वर्ल्ड कप में होगा वो पुर्तगाल होगा और मोरक्को। चले जी, यही बात स्टॉप करते हैं कि पुर्तगाल और मोरक्को क्या वाकई जीतने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये तो सिम्पसन ने प्रिडिक्ट किया है। क्या सोचती है सादिया इस पे, और बाकी हम लोगों के क्या तज्जिए शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो जनाब, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 मैसिव इवेंट, मेगा इवेंट, ग्लोबल इवेंट, लाखों करोड़ों लोग जो है, बल्कि अरबों अगर कहना चाहें तो गलत नहीं होगा कि अरबों लोग जो है वो इस दिन का वेट कर रहे थे कि कब ये ग्लोबल इवेंट शुरू होगा। और इसको ना लोग स्पोर्ट्स इवेंट के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेशंस हो जाती हैं। पाकिस्तान में तो चले नहीं, लेकिन मुल्क से बाहर, बिल्कुल जी, बिल्कुल ओवरसीज में लोग इसको इस तरह से होती है। सेलिब्रेट करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा कोई मेगा फेस्टिवल है, कोई गाला है, कोई इवेंट है, ये सारी नहीं सिचुएशन जी, होती है। यहाँ हाँ। पे भी आप यकीन करें जो फेवरेट मैचेस हैं, लोगों ने अभी से ही एप्लीकेशंस लिख के दे दिए कि हम उस दिन नहीं आएंगे, अच्छा, क्योंकि कुछ मैचेस सुबह 6 बजे भी होंगे, सुबह उठ के मैच देखना पड़ेंगे। बिल्कुल। तो हाँ, यकीन माने कह हाँ, दिया है हाँ। कि सॉरी डिस्टर्ब नहीं, ये हम यकीन, और ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स है। हाँ, इतना सही। लोग फुटबॉल से प्यार करते हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच होता था ना, तो मेरी भी ये ख्वाहिश होती थी, व्हेन आई वाज इन न्यूज़, कि उस दिन मेरी ऑफ हो तो बड़ा अच्छा होगा, मैं घर पे बैठ के मैच देखूंगी। और यूजुअली होता और था घर बिकॉज़ पे इट बैठ वाज के अ जो है ना संडे। वो हम आंसू भी बहा लेंगे, और संडे ही होता था ये। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि समटाइम्स इट हैपेंस विद द इंडिया पाकिस्तान मैच कि आप बेइंतहा इमोशनल होते हैं ना, तो उस टाइम पर आपके जो इमोशंस होते हैं वो कंट्रोल नहीं होते, और अगर पाकिस्तान हार जाए तो फिर जो वो ब्रेकिंग आप कर रहे होते हैं ना, और जिस स्टाइल में आप ब्रेकिंग कर रहे होते हैं और जितना सब्र करके कर रहे होते हैं, बस वो एक एंकर ही जान सकता है। अच्छा, प्रेडिक्शंस के हवाले से बात करते हैं। आपकी नज़र में जो है वो कौन सी टीम इस दफ़ा कप ले रही है, कौन सी टीम जो है इस दफ़ा टेक ओवर कर रही है? सिम्पसन ने तो चले जी पुर्तगाल और मोरक्को का कहा है। हाँ जी, बिल्कुल, सिम्पसन्स ने तो कहा है कि इस दफ़ा फाइनलिस्ट होंगे मोरक्को और ये पुर्तगाल। मेरा तो हमेशा से फेवरेट अर्जेंटीना, और मेरी प्रेयर्स भी उनके साथ है। हाँ। अगर उसके अलावा देखा जाए, आई वांट मोरक्को टू कम एंड प्ले द सेमी द फाइनल्स। हाँ। एक तो इट्स अ मुस्लिम कंट्री, हाँ। और लास्ट टाइम दे रीच द 4th पोजीशन, उन्हें फेयर प्ले ट्रॉफी मिली थी। हाँ। उनकी टीम भी जिस तरह खेली थी एक दूसरे के साथ, यू कुड सी कि इट इज़ अ वेरी, जैसे कहते हैं एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े थे, जैसे अर्जेंटीना के है, फॉरन एक दूसरे को दे प्ले एज अ चेन। हाँ, तो मोरक्को वाज अनदर टीम व्हिच वाज प्लेइंग एज अ चेन। राइट।
सो मेरी सेकंड फेवरेट अगर आप पूछे इज मोरक्को हाँ। आफ्टर अर्जेंटीना, आफ्टर अर्जेंटीना कि अगर आए हाँ। एंड आई वुड लव अगर अर्जेंटीना और मोरक्को फाइनल्स में आए। चले जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, फुटबॉल जो जिस तरह का मैच है, ये जिस तरह का गेम है, इसमें एस्थेटिक्स भी बड़े ज़रूरी हैं। एक दूसरे से एक दूसरे की बात को समझना, आई कांटेक्ट बड़ा ज़रूरी है, और उस सिचुएशन में मिलके जैलन होके काम करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये स्पोर्ट सिर्फ आपको यही नहीं सिखाता कि भाई आप ये मैच है, ये कितने गोल्स हो गए और क्या कुछ, ये मैच आपको यूनिटी भी सिखाता है, पेशेंस भी सिखाता है। ये मैच आपको एक दूसरे से जो है ना वो साइन लैंग्वेज में भी कम्युनिकेट करना सिखा देता है कि भाई आप कोई प्लेयर अगर है वो वहाँ से नहीं चीख सकता, नहीं बोल सकता, तो आपने उसको अंदाज़ा लगाना है कि आपका दूसरा वाला प्लेयर जो है वो कितने फासले पर है, वो क्या करेगा, वो किक मारने जा रहा है या नहीं जा रहा है, या बॉल को किस तरह से थ्रो किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बता रहे होते, सारी चीज़ें समझा रहे होते, टेक्निक सब अपने स्टूडेंट्स को बता रहे होते इस टेक्निक से, या ये ग्राउंड में आने के बाद खुद ही नेचुरली हो जाती देखिए, है? व्हेन यू प्ले एंड यू स्टे टुगेदर एज अ टीम, हाँ। तो आप एक फैमिली हो जाते हो, समटाइम्स मोर देन अ फैमिली। हाँ, और जब आपने देखा होगा मुल्क से ज़्यादा क्लब में जो लोग आपस खेलते हैं, दे आर मच मोर क्लोजर। जैसे आज भी नेमार, मेसी और सुआरेस की दोस्ती मशहूर है दुनिया में, हाँ, बिकॉज दे प्ले फ्रॉम वन क्लब। बार्सिलोना में खेलते थे, फिर हाँ। आगे भी शिफ्ट हुए एक दूसरे के साथ। मगर जब ये एज कंट्रीज ये एक दूसरे के साथ रहते हैं कैंप्स में, तो मोर एज अ फैमिली ये एक दूसरे से साथ, नॉट ओनली देम बट इनके फैमिली, इनकी वाइफ्स, इनके बच्चे भी, एक बड़ा बॉन्ड बन जाता है। अगर आप लोगों में ये बॉन्ड नहीं होगा, आई एम सॉरी, यू कैन नॉट कम अहेड। कोई भी अगर समझेगा ना, मेसी की एक बात अच्छी लगती है, ऑडियंस भी कह रहे होंगे ये मेसी बार बार कह रही है, मेसी की फैन है ना वो। फैन इसलिए हूँ क्योंकि वो हर किसी को अपने साथ लेके चलता है। उसके अलावा आप कौन सा ऐसा प्लेयर देख रही हैं जिसमें स्पार्क नजर आता है आपको इस वर्ल्ड कप में कि भाई ये अनप्रिडिक्टेबल है? और एक होते हैं ना कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि वो अगर किसी जगह पर मौजूद हैं, चाहे वो, हम तो क्योंकि क्रिकेट ज़्यादा देखते हो तो हम उसकी मिसाल दे सकते हैं, जस्ट लाइक अगर क्रिकेट है तो हमें पता नहीं होता कि भाई ये जो प्लेयर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है ये क्या कर जाएंगे, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली कुछ कर जाते हैं। तो ऐसा अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर आपको इस फुटबॉल मोरक्को में के कौन दिख रहा है? कैप्टन कहा ना, मेरे को नाम उसका हाँ। याद नहीं आया, ही मोरक्को की टीम जो अच्छा। मुझे अर्जेंटीना के बाद अच्छी लगी, हाँ। दे आल्सो प्ले एज अ टीम। अच्छा, और उन लोगों ने अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी करने की सलाहियत रखते हैं। सख्तियां देखी हैं इन द चाइल्डहुड, ओके, यू नो, अगर आप हाँ। बेसिकली इनकी हिस्ट्री देखें, हाँ। सो दे हैव आल्सो कम टुगेदर एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। फिर आपका फ्रांस है, फ्रांस, हाँ, एम्बाप्पे वगैरह, ये बड़ी हाँ। अच्छी है। पोर्तुगल का ये है, उनके साथ जो लीडर है जिसको वो मोस्टली रोनाल्डो को देखते हैं, हाँ। रोनाल्डो जो है अपने इमोशंस खो देता है इन द टीम। अगर बॉल से नहीं मिले उसे या गोल नहीं कर पाए, वो इरिटेटेड और थोड़ा पैनिक में नजर आ रहे होते हैं, पैनिक हो जाता हाँ, है। हाँ। अगर आपका लीडर पैनिक हो जाएगा ना, आपकी टीम बैठेगी। यस, यस, और ये चीज़ जहाँ जिस तरह रोनाल्डो ने खेला हुआ, उसके एक इंटरव्यू में उसने कहा था कि मेरे लिए वर्ल्ड कप जीतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यू कैन नॉट जज मी हाँ। कि अगर मैं इसे जीतूँ ना जीतूँ। हाँ। मगर अगर आप किसी प्लेयर से पूछें उसकी लास्ट डेस्टिनेशन, हाँ। उस वर्ल्ड कप जीतना है। हाँ। क्योंकि ये सब रिटायर हो रहे हैं, आपको पता है इस वर्ल्ड की लास्ट सबसे वर्ल्ड कप बड़ी बात हाँ, है आपका रोनाल्डो, मेसी, हाँ। नेमार, मेक्सिको का गोलकीपर जो 6 साल से इनको लेके आया, और लूका मोड्रिक जो क्रोएशिया का, जो थर्ड आए थे लास्ट टाइम वर्ल्ड कप, ये लास्ट वर्ल्ड कप है। इसके बाद आपको इतने सारे लेजेंड्स नहीं मिलेंगे स्क्रीन में देखने के लिए। फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये जो 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप है ना, ये इस वजह से भी बड़ा स्पेशल है क्योंकि ये जो की प्लेयर्स हैं, ये जो मेगा प्लेयर्स हैं जिनको हम देखते आए हैं, जिनको हम पसंद करते आए, ये इस वक्त में रिटायर हो रहे हैं। और अब पता नहीं कौन इस लेवल पर पहुंचकर इनकी जगह ले पाएगा, नहीं पाएगा। बाकी बहुत सारे हैं अच्छे प्लेयर्स जो खेल रहे हैं। प्लेयर हैज देयर ओन लेवल। जैसे पेले और मैराडोना था, उनका एक अलग वाइब था। इसके बाद जो मुझे नजर आ रहे हैं वो एम्बाप्पे है, लमीन यमाल। हाँ, उनके फैंस भी बहुत हैं और उनका उस बच्चे एटीट्यूड का भी बड़ा गेम पॉजिटिव एट हिज एज यस, अमेजिंग, इज
और मगर बस मुझे यही होता है कि कभी कभार इस उम्र के बच्चे फिर आगे जाके भूल जाते हैं what they should do for the country. हाँ, तो ये चीज अगर उसमें जो आज है रही, हाँ, he can be one of the greatest players. यस, उनके अंदर उतना स्पार्क है, है बहुत बिल्कुल स्पार्क है। है। अर्जेंटीना के 3-4 हैं प्लेयर्स जो लास्ट टाइम वर्ल्ड ने क्वाइट हाँ, यंग, ये हाँ, लोग भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, मगर जो ये 3-4 लेजेंड्स है ना, हाँ, ये लेजेंड्स है। राइट, इनको कितने आप देखे ना, एरास ने देखा है, मैंने देखा, मेरे पहले एरा ने देखा, उसके बाद के एरास देख रहे हैं। हाँ, छोटा छोटा बच्चा अगर कोई जाने ना जाने किसी को, हाँ, विमेन फुटबॉलर्स को तो हम जानते ही नहीं है इतनी हाँ, है। बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, बहुत, बिल्कुल, दैट हाँ, इज अ वेरी, विमेन को जानना चाहिए। मगर अगर किसी से भी पूछो, रोनाल्डो, मेसी, रोनाल्डो, मेसी, हाँ, कहीं मेन छोटे प्लेयर्स छोटे है ये, उसमें भी आप चले जाएं, हाँ, हाँ, ये दोनों को जानते हैं। मैंने सही। कहा ना अभी मैं गिलगित गए, हाँ, तो ये दोनों नाम थे। एक बच्चा बड़ा अच्छा खेल रहा था, हाँ, ही वाज अ रोनाल्डो फैन, ओके, वही रोनाल्डो की टी शर्ट, रोनाल्डो का पहना हुआ उसने नंबर, एंड ही वांट्स टू गो टू पोर्टुगल फॉर ट्रेनिंग। अच्छा, यस, और उसमें बड़ा जबर, ही इज वेरी यंग, हाँ। और उसमें बड़ा पोटेंशियल है। अगर हम ऐसे बच्चों को, जैसे आपको एक बात, ये हाँ। नेपाल है ना, हाँ। नेपाल हमसे काफ़ी इतना वेल टू डू कंट्री नहीं है, मगर इनके जो प्रेसिडेंट थे लास्ट, उन्होंने एक पूरा स्कूल बनाया हुआ है जो 4 मंजिला है। हाँ, बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, वहाँ रखते हैं, उनकी पढ़ाई वगैरह का सारा खर्चा उठाते, एंड देयर पेरेंट्स आर अलाउड टू मीट द चाइल्ड वंस अ वीक। सही, चलें चलें, बिल्कुल ऐसे ही स्कूल्स हमें हाँ, चाहिए। चलें जी, थैंक यू वेरी मच सादिया। और फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है अब उसका आगाज़ होने जा रहा है। सादिया हमारे साथ हैं। आज हमने जो मेनली सारी चीज़ें इनसे डिस्कस करनी थी, पूछना था, वो सारी बातें की हैं। इस हवाले से हम आपको बार बार सहमत देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। चलिए जी, यहाँ वक्त हुआ हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आपको ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ से मिलवाएंगे। वेलकम बैक। तो मिलवाते हैं आपको ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ से। इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में जो हैं 2 बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं। इनके इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फ्रैंकोफोनिया फ़िल्म फेस्टिवल, ये जो एक फ्रांसीसी फ़िल्म फेस्टिवल है, ये पूरी दुनिया में जो है ग्लोबली रिकग्नाइज है, मनाया जाता है। और बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं जो कि फ्रांस स्पीक यानी फ्रांसीसी लैंग्वेज जानती हैं, उसमें जो है ये उसको प्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि ये जो फ्रांसीसी ज़बान है, और जब इनकी फ़िल्मों में जो बात की जाती है उसको लोग सुनते हैं, वो लोगों को मुतासिर करती है। ये जज्बात के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, और जिस तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं लोगों को ये ज़बान बहुत समझ में आती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्शन मूवीज़ नहीं देखना चाहते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट टाइप की पीसफुल मूवीज़ देखना चाहते हैं। तो ये फ़िल्म फेस्टिवल जो है वो अब शुरू होने वाला है, और इसी सिलसिले में ये जो दोनों ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो जी, ये फेस्टिवल जो है ये 12 जून से शुरू हो रहा है, फ्रैंकोफोनिया फ़िल्म फेस्टिवल, और ये एंड हो रहा है 20 जून को, और कल जो है इसकी ओपनिंग सेरेमनी है। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एमनुअल जो है मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं अलियंस फ्रांसेडी कराची से, और उनके साथ जो है वो मार्क पेटन साहब, काउंसिल फॉर कल्चर अफेयर्स एम्बेसी ऑफ फ्रांस इन पाकिस्तान। ये दोनों पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं। इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम इमानुअल से। इमानुअल, हाउ आर यू? I'm very fine. Things are going very well in Alliance Française. You're busy these days? Yes, oh, so busy. French classes, of course, and cultural activities, and that Francophonia Film Festival Yes. starting tomorrow. Yeah, that's great. And for that, Thank you. I hope it will go very, very grateful. अच्छा जी, ये बताइए कि tell us something about the film festival. What's going on, the preparation and the concepts. The Francophonia Film Festival has been organized with the help of the French Embassy, Okay, and that's it great. is in Islamabad, Lahore, and Karachi. Huh. 8 films, 8 days, and it's in French or other language. For example, the Moroccan film is in Arabic with English subtitles, Huh. but it speaks about humanist values that we share among Francophonia. Right. So the organization was a little new for us,
but the projection hopefully will be very nice. Inshallah, inshallah. Sir, tell us something about the Francophonia Film Festival. What's going on? What you are doing for that? So we have many movies, like Emmanuel said, in Karachi, in Islamabad, and also in Lahore. Thanks to the other countries, because as you remember, this is not only French organization, because we have Switzerland, we have Belgium, we have Tunisia, Vietnam also, Morocco, many countries are in board to share the language, of course, the diversity of language, the diversity of culture, but also many values that the French-speaking countries share together. So you know that French language is practiced now. This is the first language in the world with 400 million of people speaking French. That's It's great. a lot, and this is the first work. And we have also 170 million of people who learn French language in Alliance Française of Karachi, but also in Islamabad, also in Lahore, and online also you can learn French language if you are interested. And we have many students going to France. This is our That's really great. That's really great. और फिल्म फेस्टिवल जो है ना ये एक ज़बरदस्त फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है और इस फिल्म फेस्टिवल के हवाले से हम बात कर रहे हैं. सर, tell us something about the preparation in Alliance Française de Karachi. The preparation. Yes. So it will be in the gallery. We have the comfortable chairs. The projection is going to be technically perfect, and I focused a lot on the sound myself. Okay. But you know how Alliance is in Clifton. It's a cozy. We have a patio, so it's a very nice moment. And after the film, people can gather around and talk about the movie. Because it's also the idea. Every film, they have a message. Yeah. The director, the actors, they have a message with the film. So people talk about that later on. You know, Okay, So it's a nice moment. You enjoy the movie, but ideas are coming to you, and you exchange. You agree or you disagree. This is really part of the Francophonia Film Festival. Right. 8 movies, 8 days, amazing activity, amazing screening. So tomorrow started film screening also. Yes, at 7 o'clock Okay. tomorrow. The opening ceremony will be a little before, and we have space, but the audience just reserved the tickets very quickly. We have a few seats available. Really successful festival already. दैट्स ग्रेट. तो सर से पूछते हैं, सर बता रहे हैं कि भाई जो मूवीज़ हैं वो 8 मूवीज़ हैं और कल जो है वो कैनेडियन मूवी है जो कि प्रेजेंट की जा रही है, एंड दैट्स ग्रेट. तो अब ये आठों दिन जो है ना ये इन मूवीज़ के हैं और इस हवाले से तैयारियां भी की गई हैं, लेकिन जो स्टार्ट है वो अलियंस फ्रांसिस से हो रहा है. तो अब सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, मार्क पिटन साहब. उनसे भी पूछते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि उनकी जो फैसिलिटेशन है वो इस हवाले से क्या क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं और वो क्या कुछ कर रहे हैं. सर, टेल अस समथिंग अबाउट your facilitation towards the film festival and all that. So we want to know. So we are the coordinator of the event with the other embassies. So we speak to all our colleagues from the embassies in Islamabad, and they choose their own movies from each country. And after we built this event, because the most important for us is, and thanks to the Alliance Française, to share all these movies all over the country, so in Karachi with Alliance Française, but also in Lahore or in Islamabad. So we are very proud, very happy for that, and we hope that many people will come to Alliance Française of Karachi from tomorrow Yes. until 8 days. Until 8 days, yes. Is it still on from tomorrow and from 20th June also. So, I really like that. कि इस तरह से जो कल्चर एक्सचेंज है, एक्सपोजर है फ्रांसीसी मूवीज़ का, वो होता है. सो हाउ डू यू फील अबाउट दैट मूवीज़ दैट पाकिस्तानी पीपल लाइक इट, दे वांट टू एक्सप्लोर द टैलेंट, they want to listen the certain kind of language, the certain kind of style with emotions. What do you say on that? When you go to see a foreign movie, it's to be surprised.
it's to see people talk and express ideas that you are not used to. Maybe you will receive those ideas very nicely, or maybe you will be shocked. But they you- present their ideas very nicely, you know. They speak very spontaneously, you know, and you know the cool, calm, and the slowishness. You know, people like Oh, it. that's only me. Other French people speak faster. Right. So, tell us something about more this activity. People will like it, and what's happening, going on. Going on, because you know we have that later on in the year we have a cine club with the Goethe Institute. They have one German film, we have one French film. We have a Music International Day, the Okay. 17th of July at Arts Council, and we will participate a lot in the World Festival along with Art Council. And next year, and Mark will speak more about that, it's the 80th anniversary of relationships between Pakistan and France, That's because great. we were the That's first country great. to recognize the country. So next year we'll have lots of things, and Mark will talk about our French women national cricket team coming right. to Pakistan. That's great. That's great. Cricket is very popular here in Pakistan. Yeah. A little bit less in France. We are Yeah. more soccer, more football. Yes. चलिए जी, ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद वापस आते हैं. So stay with us. वेलकम बैक. तो भाई हम बात कर रहे हैं दो ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. मार्क पिटन साहब हैं, जबकि इमैनुअल सर हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं. सर, टेल अस समथिंग अबाउट द स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान. दे वांट टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, दे वांट टू एक्सप्लोर फ्रांस, you know, as culture activities. So what are you doing for that? You know that many students from Pakistan now going to France to learn, to study in France, so it's a good thing. And we are here in an agency named Campus France, and we have many people in charge of that, in Karachi also. So they're based at the Alliance Française, so if you are interested to study in France, you can go to the Alliance Française to have all the informations. But what is important that you have to learn a little bit French, of course, for the daily life, but you can study in English in France. Many of studies are in English, so it's easier to study in France. And we have more than 1,000 students every year going to France now. हाँ, Pakistani culture and obviously French culture. What are the similarities between two of them? We have many studies for culture also. We have some programs. Actually, we have a call to invite 8 young people to spend 1 month to share their experience of artists, for example, in dance, music, cinema, whatever. Singing, And they can share their experience with some people, artists from France also during 1 month. So you can have all this information also on the website of the Alliance Française in Karachi. कराची, बिल्कुल आप इस वेबसाइट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, you have also websites for the students, you have also facilitation center for students. So if a person, if one student want to come to learn French, so what he can do? So two things. If he wants to learn French, he comes to our premises Okay. and he can have information. But also he can register completely online and choose on-campus class, weekends or weekdays, or online classes, same on weekends or on weekdays. It's quite easy, it's not that expensive, and we have the best teachers in all universe. Yes, yes. Because I know. their I know. training is very very nice, good in very Karachi. gentle and very kind. Yes, I know that. I know that. Sir, लोग चाहते हैं, people want to participate in the French culture activity also. They want to merge. They want to do a combined activity, a combined performance. So, what are you doing for that? The merge of two countries, the two culture. The classes, the French classes, that is a very serious matter. But we have cultural activities that are serious too. So sometimes the students mixed with them, or the teachers in every classes
they have one moment to share about ideas and culture and exchange. How is it in your country? In France it's different, it's this or this. So exchanges, they come naturally Okay. there. That's come naturally. Okay. Sir, tell us something about Karachi. You have been here for so long time. So, what are the dishes you have tried yet? Oh, a long time. Yeah. I've been here for 9 months. It's a long time. Yes. It's not a long time yet, but you said that you have been here before that. No, really. I was posted Different elsewhere. destination, Yes. and you come and you. But Pakistan is a discovery for me, and the town which I find so huge is a bit difficult for me to comprehend. You know, it's very large. So I'm just starting to understand where I am. I go out, of course, myself alone, and I like the town. It's full of life. Energy, you know. Yeah, we have also sea. Did you go there? Yes, I live by the sea myself Okay. in France, so Okay. I know the city. You used to go there. Sir, how did you find Karachi? Good. This is my fourth visit to Karachi. So Okay. I love to be there. Okay. I just So like- you didn't explore a lot of things, you know, a biryani, you didn't try halim. I'm talking about dishes. I try food, of You course, try food, because okay. food is important in Pakistan, like in French. Gastronomy also is important. Yes. I just would like to add something about the Yes. festival, because you talk about the foreign movie or Pakistani movie. Huh. According to me, there is only one movie, even it's Pakistanis or foreign. When you are in a cinema or in a place to enjoy a movie, it's better to watch a movie with many people with you than watching a movie on a handphone. So please come to Alliance Française, because there is many people for tomorrow and you can enjoy, because you are looking for an emotion. And when you are looking for an emotion, it's better to share with other people. It's Yeah, why sure. a festival like that is very important. Yeah, sure. I will definitely try to come there. And be sure of what he's saying, because Marc Piton is a film producer. Before I was a film producer. You were a film producer before? Before, a long time Okay, ago. how was that experience, you know? It was a good experience, but it's not But now. it's difficult to because make a movie. It was a long time marriage ago. movie. It Okay, was a okay, long okay. time ago. So, sir, tell us something about that experience, na? It's nice. It's nice. It's a long It- adventure. to Is that produce a difficult movie. to manage the things? It's different of manage a team at the French embassy, but it's always the same thing. You need to share, you need to convince, you need to organize and to produce many things. Okay. And it's always. But the result is emotion, as I mentioned before. So it's the same when you produce a movie. At the end, there is an emotion for the audience. When you organize a film festival, you find also an emotion. From You will tomorrow. explore more things on that. Okay. So, film festival started from tomorrow. What are you thinking about that? What to do, or what things make this festival more best and more grand? I think it is the diversity of movies. The Lebanon, the movie coming from Lebanon, of course they express a lot of things, because the population they're having a hard time now. And the movie from Morocco, they also have specific views on their life. The Canadian is more a comedy, but it talks about a social issue too. So every movie is an issue of a different part of the world. Okay. And this is the Francophonia Film Festival. दिस इज़ द फ्रांकोफोनिया फिल्म फेस्टिवल। और जो फ्रांसीसी ज़बान बोलने वाले ममालिक हैं, उनकी जो मूवीज़ हैं वो यहाँ पर लाई जाती हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, इन मूवीज़ में जो है वो एक्शंस जो होते हैं वो इतने नहीं होते। इसमें जो जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ना, वो बड़ा डिफरेंट स्टाइल है। सो सर, what do you think about that particular nice style on your movies? You know, you present light, you present beauty, you present emotions, you present a best cinematography. So tell us something about that strategy and planning and all that. Also this question for you. But in Pakistanis movie, you have also all of Yeah, that. we are doing great. Not Our only movie is for going foreign. great. Yes, yes.
I Yes. went to see a zombie movie two You saw days that? ago. Okay, Yes. how was that? Zombie I was- कैसी लगी? I was scared. You were scared? Yes. In a positive way? Oh, you know, never be scared in a positive way. You No, can't. really, I love the movie Zombie, actually. Sir, you saw that movie? No, I don't so. I am not lucky. Next time. Okay, right. So, sir, the same question for you. And the question was. The question was, talked about okay, something else. I will tell again. Okay, the question was that you present in your movie very nicely dialogues, beauty, cinematography, and best things in the surroundings. So, what's the strategy to make more beautiful, more communicative, more better on that? French Ministry of Culture and French state in general, they support the movie industry a lot. Okay. Really. I think almost as much as the United States. The United States, they have private industry too. We have private industry, but the Ministry of Culture in France, they encourage the production of movies. So actors and directors, they feel they can, they are supported. It doesn't mean that we watch their work. They are completely free, but they have the means of working, and this is what France wants to do in other countries to express what you want to say to the world with your movies. So maybe we have a special aesthetic in France. Yes. I'm not a really specialist of movies myself, yes. but I understand that French movies or Francophonia movies, they have a particular touch. Yes, they have particular touch, they have particular फ्रांसीसी touch. अच्छा जी, अब इनसे पूछते हैं कि इनकी जो मूवीज़ हैं उसको ये बेहतर बनाने के लिए और क्या कुछ कर रहे हैं. So sir, what are you thinking? What are your plans to make फ्रांसीसी movie more presentable? We try to organize many events. This one is one of them. But next year, because of the 80th anniversary of the establishment of the diplomatic ties between our two countries, we try to organize more events and probably one French film festival, only French this time, French Film Festival next year during this anniversary. So it will be a good opportunity again for the audience to discover the French style or the French spirit and French emotion through many, many movies. Right, okay. If a Pakistani talent, if a Pakistani actor or actresses want to work in that movies, so what's the criteria? Oh, for the actors, Yeah. if they want to go in other movies, see if they want to go international, probably learn the languages. Yeah, firstly they first. have to learn They language. have Yeah. acting trainings here, and they're quite good. And for exchange, the embassy usually can help artists to go 2 months, 3 months in France and exchange with cultural institution in France. So this is maybe. Firstly, they have to learn French language. Then, It's not compulsory, but it's Acha. always better to have some of the language of the country. but they can act also. Matlab, they can act. If they find a director that wants them, they can act. Okay. Sir, ji. And there is also an Yeah. opportunity because if you want the talent, have more international career for cinema, and so there is an idea for the script writers because first of all, a movie is a story. It's always a story. Yeah. And we need that Pakistanis script writers write story happening in Pakistan, of course, but also in France. And we can manage some co-production and to have some talent playing in France and talent from France That's playing in great. Pakistan. But the base, first of all, we need script writers to make some stories between France and Pakistan. Okay, that's great. So best wishes for your Francophonia Film Thank you Festival. very much. I hope it will go rock और बहुत अच्छा जाएगा इनका ये फेस्टिवल. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग you so बोथ ऑफ यू. आपके वक्त के लिए थैंक्स वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. चले जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे. स्टे विद अस.
वेलकम बैक। तो अब हम बात करेंगे दिल की सेहत के हवाले से। अच्छा जी, दिल का ख्याल कैसे रखा जाए, दिल की सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला कॉमन सिम्टम जो होता है दैट इज़ टैकीकार्डिया, यानी पैल्पिटेशन। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उनको वीकनेस की वजह से जो है पैल्पिटेशन हो रही है, टैकीकार्डिया हो रहा है, होता भी है, यानी दिल का तेज़ धड़कना। अच्छा, अब ये जो दिल का तेज़ धड़कता है ये आपके थॉट प्रोसेस के साथ भी कनेक्टेड होता है। इसके अलावा अगर आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं, एंजाइटी में हैं, तब भी होता है। लेकिन अगर उसके अलावा भी ये टैकीकार्डिया या ये पैल्पिटेशन आपको होती है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके जो प्राइमरी टेस्ट होते हैं आपको वो कराना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि नहीं जी, हमें जो घर में साइन एंड सिम्टम बताए हुए हैं ना, हम बस उसी को कैरी कर लेते हैं और अगर वो नहीं है तो ठीक है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर को दिखाएँ। कब जाना है डॉक्टर के पास? आपने डॉक्टर के पास जाना है जब आपके हाथ सुन हो रहे होते हैं। आपने डॉक्टर के पास जाना है जब आपको लगता है कि आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। आपने डॉक्टर के पास जाना है जब आपको लगता है कि जी आपका जो लेफ़्ट हैंड है उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या फिर आपकी जो उंगलियां हैं वो ब्लूइश हो रही हैं। तो आपने डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर के पास जाना है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की वजह से, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा फूड ट्राई करने की वजह से जो ऑयली है, ऐसी चीज़ें खाने की वजह से भारीपन महसूस होता है और आप वॉक नहीं करते हैं और आपको लगता है कि नहीं जी, इतनी कैलोरीज़ आपने बर्न नहीं की, आपने उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जिससे आपकी दिल की सेहत बेहतर रहेगी, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नॉर्मली हमारा मकसद यही होता है कि हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो आपको अवेयरनेस दें, लेकिन नौजवानों में हार्ट रेट बढ़ रहा है। पाकिस्तान में औसतन 100 से ज़ायद ऐसे केसेस लाए जाते हैं जिसमें जो रीज़न होता है वो जो कॉज होता है डेथ का वो होता है जी हार्ट अटैक। हार्ट अटैक यंग लोगों में भी है और क्यों है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर उमैर अब्रार मौजूद हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं और उनको शो में जो है हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप उमैर साहब? ठीक हैं? अस्सलाम सबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइए सर कि जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं हार्ट अटैक का, नौजवानों में हार्ट अटैक जो है उसका रेशो बढ़ रहा है, उसकी क्या वजूहात हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सबा। जी जी देखिए सबा, आजकल ये बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है जी। बिकॉज कुछ स्टडीज स्पेशली कराची के हवाले से ये आई हैं हाँ कि एवरी डे अराउंड तकरीबन 103 या 4 पेशेंट हैं जो मेजर हार्ट अटैक के साथ कराची के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में एमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, हार्ट अटैक शुरू से या दिल की बीमारियां शुरू से हमारे पास मौजूद हैं, बट इन दिनों इसका जो रेशो है या शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे अवामिल इसमें शामिल हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान दुनिया के मैप पे डायबिटीज़ के हवाले से नंबर 1 कंट्री या मुल्क बन गया है जहाँ पे डायबिटीज़ की शरह सबसे ज़्यादा है, स्पेशली पाकिस्तान और साउथ ईस्ट एशिया। इसके अलावा हाइपरटेंशन का जो रेशो है वो भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की बीमारी ये भी बहुत ज़्यादा है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ईटिंग हैबिट्स और हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा नहीं है, जिसकी मेन वजूहात यही हैं हार्ट अटैक के बढ़ने की। और शायद कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ नॉलेज पेशेंट को या जो मरीज़ होता है वो सिम्टम पहचान नहीं पाता और वो अपने नॉलेज से रब्ता नहीं करता जब इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, और उसकी वजह से भी कार्डिक रिस्क या डेथ या MI या हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक आने से पहले वो क्या होते हैं और लोगों को कैसे पता चले कि उनको हार्ट अटैक आने लगा है? अब लोग ये बात होती है ना कि जी ये कैसे पता चल जाएगा, लेकिन उसमें क्या वो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो उससे पहले क्या उसका दिल घबराता है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी आपके उल्टे हाथ में अगर काफ़ी देर तक तकलीफ हो तो आपको डॉक्टर को फ़ौरन दिखाना चाहिए। उल्टे हाथ में तकलीफ है तो वो इंजाइनल पेन भी हो सकता है। बट हार्ट अटैक आने से 5 मिनट पहले सिम्टम्स क्या होते हैं और 5 मिनट बाद अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए सबा, हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं हर पेशेंट में मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मोस्टली जो देखा ये गया है कि सेंट्रल चेस्ट पेन, एक सीने में बोझ या दबाव की कैफियत है, उसके साथ साथ
बाएं बाजू में उल्टे हाथ के में आपको दर्द महसूस हो, खास कर पसीना आए, घबराहट हो, और कभी कभार चॉकिंग सेंसेशन आप फील हो कि किसी ने आपका गला पकड़ लिया। और ये अलामतें यूजुअली या तो एक्सर्शन चलने फिरने पे आए, अगर मेजर हार्ट अटैक है या एक्यूट एमआई जिसे हम कहते हैं, तो अक्सर मरीजों को ये अलामत बैठे बैठे या काम करते हुए भी आ सकती हैं। इस सूरत में जो हमारे पेशेंट्स हैं उन फ़ौरन अपने मौलिक से रब्ता करना चाहिए या इमरजेंसी की तरफ रश करना चाहिए। अगर आपके पास एक डिस्प्रिन की टैबलेट, च्यूएबल डिस्प्रिन जिसे हम कहते हैं, आपने देखा होगा वो तलवार के निशान वाली गोली, उसको आप अगर फ़ौरन च्यू कर लें तो काफ़ी हद तक जो हार्ट अटैक का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है या रुक जाता है या कम हो जाता है, और तब तक आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ मरीजों को अचानक बेहोशी या दिल की धड़कन बढ़ना और बेहोशी या सांस फूलने की शिकायत भी हो सकती है। तो मुख्तलिफ पेशेंट में मुख्तलिफ अलामतें होती हैं, लेकिन आम तौर पर जनरली सीने में दर्द और बाएं बाजू का दर्द या फिर चॉकिंग सेंसेशन, जैसे आपका गला पकड़ लिया, और प्रेस्पायरेशन या स्वेटिंग आम तौर पर ये अलामतें मरीजों में पाई जाती हैं। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। और जो ये जो कंडीशंस होती हैं इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। सर, अगर हार्ट अटैक आ जाए तो फौरी तौर पर क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप इमरजेंसी की तरह रश करें, ठीक है, बिकॉज हार्ट अटैक भी मुख्तलिफ तरीके से होते हैं। माइनर हार्ट अटैक जिसको हम नॉन स्टेमी एसीएस कहते हैं, और मेजर हार्ट अटैक जिसको स्टेमी एसटी एलिवेशन एमआर कहते हैं। तो मेजर हार्ट अटैक जो होता है उसमें तो आपको फ़ौरन जो ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं वो फ़ौरन एंजियोग्राफी, उसके साथ एंजियोप्लास्टी है। माइनर हार्ट अटैक में ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि एंजियोग्राफी किस वक्त की जाए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हॉस्पिटल की तरफ, इमरजेंसी की तरफ रश करें, वहाँ एक ईसीजी करवाएं और एक टैबलेट डिस्प्रिन च्यूएबल वो आप ले लें। उसके बाद मॉलेज आपकी ईसीजी देख के, अलामतें देख के आपको उस टाइम फर्स्ट एड देगा, कुछ इंजेक्शन लगाएगा और कुछ मेडिसिन एक साथ खाने को देगा, ताकि उससे आपका जो क्लॉट बनने का प्रोसेस है शरीयानों में वो स्लो डाउन हो जाए या रुक जाए। राइट। और जब ये प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है तो फिर उसके उसके बाद सर क्या चीज़ें होती हैं? थोड़ा सा जो है ना आसान अल्फाज में लोगों को बता दें कि उनको करना क्या चाहिए एक्चुअली। अच्छा, देखिए, जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो अगर हार्ट अटैक तशख़ीस हो जाता है, हाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मेजर हार्ट अटैक है तो विदिन 60 मिनट्स या 90 मिनट्स के अंदर जब आप हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो फ़ौरन एक एंजियोग्राफी का टेस्ट होता है जिसको परफॉर्म किया जाए, और जो ब्लॉक आर्टरी है उसको खोल दिया जाए। खोलने के तरीक़ेकार जो यूजुअली आमतौर पे 99% ऑफ द टाइम होता है वो एंजियोप्लास्टी ही होती है। बाकी इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं कि रेस्क्यू कैबेज या बाईपास की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मोस्टली एंजियोप्लास्टी के ज़रिए आप फ़ौरन उस शरीयान को खोल देते हैं और उसका जो खून का बहाव या जो फ्लो है वो रुका हुआ होता है हार्ट अटैक की वजह से, तो वो बहाल हो जाता है और हार्ट अटैक दिल के जो पट्टे डैमेज होने का अमल है वहीं काफ़ी हद तक रुक जाता है। सही। अच्छा, एक आम टर्म यूज़ की जाती है कि जी दिल कमज़ोर है या हार्ट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और उसमें ये होता है कि हार्ट अटैक नहीं आता है लेकिन उसके सिम्टम या उसका जो मर्ज़ है वो कुछ अलग होता है। वो क्या अमराज होते हैं जिसकी वजह से दिल की सेहत ख़राब होती है? देखिए, अगर हम दिल की बीमारियों को डिवाइड करें तो मेनली 4-5 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें हमारे पास एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है जिसको हम आम लफ्ज़ में हार्ट अटैक कहते हैं, जो हाँ। मेजर चंक होता है कार्डियक डिजीज का बर्डन जो होता है। इसके अलावा इटसेल्फ हार्ट के जो पट्टों, जो पंप हार्ट करता है उसकी पंपिंग एक्टिविटी है, पट्टे डैमेज हो जाते हैं तो उसकी पंपिंग एक्टिविटी कम हो जाती है, तो ये मायोपैथीज होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंजेनाइटल डिजीज़ भी होती हैं, जैसे आपने बच्चों में दिल का सुराख के बारे में सुना होगा या वैल्व तंग है, तो इस किस्म की बीमारियां भी होती हैं। और कुछ बीमारियां एरिथमिया से रिलेटेड होती हैं, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है, उसकी वजह से पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। तो आमतौर पर जो पट्टों की बीमारी होती है उसको मायोपैथीज कहते हैं, और उसका ताल्लुक डेफिनेटली सिर्फ शरीयानों से नहीं होता, उसमें बहुत सारे वायरसेस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी मेडिकल कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से आपकी पंपिंग एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और उसका इलाज ऑलमोस्ट सिमिलरली होता है जो आप शरीयानों का इलाज करते हैं। लेकिन कुछ दवाएं होती हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ पट्टों की कमज़ोरी में दे रहे होते हैं, और दूसरी जो खून पतला करने वाली दवाएं उस सूरत में नहीं देते। तो जो अगर हार्ट अटैक की वजह से वो कमज़ोरी आई है तो फिर डेफिनेटली खून पतला करने वाली मेडिसिन भी दी जाती है।
सही, बिल्कुल। और फिर वो फिर सस्टेनेबल जो है ना वो कंडीशन उस तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि दिल की बीमारियों में कौन सी बीमारियां जो हैं बहुत आम हैं और लोग क्या गलती करते हैं रोज़ाना जिस वजह से वो दिल की बीमारियों का शिकार होते हैं? अच्छा देखिए, दिल की बीमारियों में जैसे मैंने आपको बताया, शरीयानों की बीमारी जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, कि मोस्टली दिल की बीमारियों में ये नंबर टॉप 1 कैटेगरी में आती है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम शायद हमें ये देखने में आ रहा है कि लोगों को जो लाइफ़स्टाइल है, बिकॉज़ जेनेटिक्स इन्वॉल्व है, वो सदियों से इन्वॉल्व है, लेकिन जो मॉडिफ़िकेशन और लाइफ़स्टाइल की जो चेंजेज़ हैं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी जो हैबिट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। जिसमें आपने देखा होगा आजकल ओबेसिटी या मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो डेफ़िनेटली फ़िज़िकल इनएक्टिविटी या हम एक्सरसाइज़ नहीं करते उसकी वजह से है। मोटापा इन एडिशन डायबिटीज़, जो लोग मोटे होते हैं उनको डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है, उनको ब्लड प्रेशर का रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा सिगरेट स्मोकिंग, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स, इसमें स्ट्रेस और टेंशन, आजकल जो आप देख रहे हैं हालात, उनमें बहुत सारी वजह स्ट्रेस और टेंशन ही होता है। तो इन मिल मिला के अगर हम देखें तो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसको हम ब्लेम कर सकते हैं। किसी एक फैक्टर को हम ब्लेम नहीं कर सकते। खाली किसी को डायबिटीज़ थी तो उसको हार्ट अटैक हो गया, और किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो उसका हार्ट अटैक नहीं होगा। तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अगर इनको साथ साथ कंट्रोल किया जाए, और इनको बचाव के तरीक़ेकार यही है कि आप रोज़ाना वर्जिश करें, डाइटरी हैबिट आपकी अच्छी हो, जंक फूड को अवॉइड करें, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स, और साथ में आप डेयरी प्रोडक्ट्स को जिनमें जिनमें फैट ज़्यादा होता है उनको अवॉइड करें, और एग और मल्टीपल सॉल्ट इंटेक को आप कम करें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एहतियात करते हैं और रोज़ाना कोशिश करें आधा घंटा एक्सरसाइज करें, उसमें ब्रिस्क वॉकिंग आमतौर पे हम रिकमेंड करते हैं मरीज़ों को कि आप थोड़ा तेज़ चलें ताकि आपको फील हो आधा घंटा के आपके पसीने आ रहे हैं, आपका दिल थोड़ा बढ़ रहा है, सांस फूल रहा है। तो इस तरह की वॉक अगर आप आधा घंटा करें और अपने वज़न को कंट्रोल करें, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने से आपका रिस्क दिल की बीमारियों का काफ़ी हद तक कम हो सकता है। ठीक है सर, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डॉक्टर साहब से मज़ीद डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो हम दिल की सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं, दिल की बीमारियों से कैसे बचा जाए, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर उमैर हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं, सर दिल की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, प्रिवेंशन क्या है? देखिए, प्रिवेंशन सबसे पहले तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो पता हों जो दिल की बीमारी के हवाले से हैं। इनमें डायबिटीज़ नंबर 1 है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर या बुलंद फ़िशार खून नंबर 2 रिस्क फैक्टर है। तीसरा रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है। चौथा रिस्क फैक्टर आपके फिज़िकल इनएक्टिविटी या इस किस्म के मामलात हैं। और इसके अलावा अगर इन चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए, अगर आप फॉर इंस्टेंस मोटे हैं तो कोशिश करें वज़न कम करें, और अपना जो आइडियल बॉडी वेट है उसको मेंटेन करें। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने मालिज से रुजू करें और अपना डायबिटिक जो कंट्रोल है वो अच्छा रखें। HbA1c एक टेस्ट होता है जो आपके प्रीवियस 3 मंथ के रिकॉर्ड्स बताता है शुगर के, वो 7 से कम रखें। अगर आपका ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपका जो टारगेटेड ब्लड प्रेशर होना चाहिए लेस देन 130/85, उसको कोशिश करें कि वो टारगेट रहे। इनके अलावा आपका सॉल्ट इंटेक कम होना चाहिए, जो आप सॉल्ट ले रहे हैं वो एडेड सॉल्ट ना हो किसी भी चीज़ में, और जब नमक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ नमक वाली चीज़ें ना खाएं। कोशिश करें कि रोज़ाना वर्जिश करें जिसमें 30 मिनट्स एवरी डे फॉर एटलीस्ट 5 डेज अ वीक अगर आप कर रहे हैं, और उसमें ब्रिस्क वॉकिंग शामिल है। इसके अलावा आप एरोबिक्स कर सकते हैं और कार्डियो कर सकते हैं अगर आप जिम जा रहे हैं। तो इन चीज़ों के साथ साथ और आपकी जो डाइट है उसमें ज़रूरी है कि आपका हेल्दी डाइट हो, जिसमें इंक्लूडेड है कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कोशिश करें कि लीन मीट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट्स बेटर, जिसमें फ़िश एंड चिकन आ जाती है। इसके अलावा एग का इस्तेमाल आप रखें, और साथ साथ आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मल्टीग्रेन्स हमारे पास
पास आटा अवेलेबल होता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी प्रिवेंशंस हैं जिनको आप अगर फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो कार्डिक रिस्क है, दिल की बीमारियों का रिस्क है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि दिल की बीमारियों का सबब बनने वाले कॉजेज़ कौन से होते हैं? प्रिवेंशन तो आपने बता दिया, मैंने इससे पहले भी आपसे कॉजेज़ पूछे थे क्यों होते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं, डाइट में कुछ खाते हैं, या फिर जाहिर सी बात है जो स्मोकिंग लोग कर रहे होते हैं वो सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है, उस हवाले से बताइए। या चिकनी जो ऑयली चीज़ें होती हैं, फ्राइड चीज़ें होती हैं वो खाते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा घी वाली चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते, वॉक नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, उस हवाले से बताइए सर क्या कॉजेज़ बनते हैं दिल की बीमारियों के? अच्छा देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे पास जो अडल्ट पॉपुलेशन है, अगर उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स करवाए जाएँ तो उनमें से 40% के कोलेस्ट्रॉल लेवल रेंज आएंगे। तो डेफिनेटली ये भी एक बड़ा रिस्क है जिसमें आप डाइट आपकी अच्छी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ऑयली स्टफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो कुछ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फ्राइड है, और स्पेशली मैं कहूँगा बेकरी आइटम जितने होते हैं, तो ये एक रीज़न बनता है कोलेस्ट्रॉल डिरेंजमेंट का। फिर इसके अलावा हाई शुगरी स्टफ़, जैसा आपने देखा होगा कि आजकल हमारे बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है जिसमें फिज़ी ड्रिंक्स हमारे पास आती हैं। इनमें कोला ड्रिंक्स में आमतौर पे शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा बेकरी आइटम्स जिसमें पेस्ट्रीज, केक्स, ये अगर हाई अगर आप शुगर कंटेंट इनटेक कर रहे हैं, हाई शुगर तो उसमें कंटेंट अगर आप ले रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए नुकसानदेह होता है और आपको इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक रखेंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना, शुगर कंट्रोल करना, लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना, वर्जिश करना, ये सारी चीज़ें मिलकर आपके दिल की सेहत को बेहतर बनाती हैं। स्ट्रेस फ्री रहना, एंजाइटी में कैसे डील आउट करना है, ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ें मिलेंगी तो जाहिर सी बात है आप ठीक कह रहे हैं कि वो हमारी जो लाइफस्टाइल है बेहतर होगा, तो फिर जाहिर सी बात है हम दिल की बीमारियों से बच सकेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। चलिए जी, आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा ये बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।